Hello and welcome to UPSC उदय by An Academy. I hope you all are doing well. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हम इस प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे। तो आज की तारीख है 10 अक्टूबर और आज हम करेंगे द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं अपने पुराने द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी आपको बताता आया हूँ कि किस तरीके से हमारा डीएनए जो है डिफरेंट है। बाकी जो डीएनएस होते हैं ऑब्वियसली उनमें रेलेवेंट आर्टिकल्स जो होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये मिस कर देते हैं कि उस आर्टिकल में अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उसको सिंप्लीफाई करके बताया जाए, जिससे कि लर्नर की, जैसे वो बिगनर है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंसिव हो जब हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो, और अगर कोई वेटरन है तो वो एक्सट्रैक्ट आउट कर सके वो 2-3 पॉइंट जो कि वो अपने मेंस के नोट्स में ऐड कर सकता है। अगेन मैंने कहा है न्यूज़पेपर पढ़ना आसान है, बट उसमें से ये आइडेंटिफाई करना कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है कौन से आर्टिकल्स नहीं। फिर उसके बाद में जो बिगनर्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि उनकी कंसेप्ट्स उतनी कमांड नहीं होती, बिकॉज उन्होंने एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा नहीं होता है। तो वो काम हम आसान कर देते हैं उनके लिए, जिससे कि वो एडिटोरियल को अच्छे से समझ पाएँ। और बाकी जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाया जाता है, आपको ओपिनियन बिल्डिंग करना सिखाया जाता है, और किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स में कभी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो या सही ऑप्शन तक पहुंचना हो या मेंस में अपने आंसर्स को एनरिच करना हो। सो मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी उदय बाय अन अकेडमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आर्टिकल्स हम कवर करने वाले हैं वो ये है, एडिटोरियल्स है। तो आज 10 अक्टूबर है जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो द हिंदू में 2 आर्टिकल्स आए हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जिसमें बात की जाती है कि किस तरीके से जो मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें लॉस ऑफ लाइफ्स देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से जो हम कंज्यूमरिज्म की तरफ या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, कितना मेंटल हेल्थ क्राइसिस हमें ना खाली इंडिया के लेवल पे बट वर्ल्ड लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। और उसमें दूसरा आर्टिकल ये है कि हम किस तरीके से जो वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं उनको हम सपोर्टिव प्लेसेस बना सकते हैं, उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें बर्डन ना लगे जब वो काम कर रहे हों, उन्हें ऐसा लगे कि हम एक ऐसे स्पेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनके पास में फ्रीडम है। तो हम इन दोनों आर्टिकल्स को मिक्स करके पढ़ेंगे और रिलेट करेंगे और आइडेंटिफाई और एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फिर प्रीलिम्स न्यूज़ है, जैसे कि मोदी जी जो है वो बायलैटरल टॉक्स हेड करेंगे आसियान इंडिया समिट के दौरान। आरबीआई ने अपनी रेट को 6.5% रखा है, हम इसमें भी कुछ बेसिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ जो सिक्योरिटी है उसने 31 MQ-9B ड्रोन्स और सबमरीन्स की क्लियरेंस दी है। और साथ साथ में हम यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की भी बात करेंगे, किस तरीके से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ईयू की पॉलिसीज़ हैं, जो ईयू के रेगुलेशंस हैं वो यूनिलैटरल हैं, वो आर्बिट्री हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी ट्रेड को हर्ट करते हैं। और कुछ मेंस एनरिचमेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ नंबर्स डिक्लाइन हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू WWF रिपोर्ट। और अगेन हम बात करेंगे रतन टाटा जो कि इंडियन इंडस्ट्री के टाइटन माने जाते हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उनके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप इनकी जो लाइफ रही है उसको आप एज ए केस स्टडी यूज़ कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू ऐसे, आप इसे GS पेपर 4 में यूज़ कर सकते हो जब भी आप लीडरशिप की बात करते हो, करेज की बात करते हो, डेडिकेशन की बात करते हो। हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक करें, तो अन अकेडमी लेके आए यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन जो कि आपको 24,999 में मिल जाएगा। आप इसके लिए कोड यूज़ कर सकते हैं UV50, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कोचिंग्स या फिर बाकी जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में बात करें तो हम ट्रू और ऑथेंटिक बात कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने 300-400 सिलेक्शन करवा दिए और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उन पे चार्जेस लगाती हैं, फाइन्स लगाती हैं। तो CSE 2023 में हमने 70+ सिलेक्शन कराए हैं हमारे प्लस कोर्सेज से। और उसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे बैचेस का। मतलब कि अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपके पास में इंग्लिश के कुछ मतलब इंग्लिश के जो टीचर्स होंगे उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी के कुछ टीचर्स होंगे तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ये अवेलेबिलिटी आपके पास में रहती है।
साथ साथ में हमारे यूपीएससी के बैचेस चल रहे हैं। इंग्लिश बैच चल रहा है लिबर्टी 2026, पाथवे बैच चल रहा है इंग्लिश के लिए, और शिखर बैच चल रहा है आपके हिंदी के लिए। उसके बाद में हमारा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको पीडीएफ बुक्स मिलती हैं, आपके डाउट रिजॉल्व होते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले 2 आर्टिकल में जो कि रिलेट करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिल रहा है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है, और इसी वजह से काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है कि सुसाइड्स का नंबर बढ़ रहा है, लॉस ऑफ लाइव्स हो रही हैं, और जो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं, वो कंटेंट हैं, वो सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, क्या ऐसे रीजंस हैं। और दूसरा, ये दोनों आर्टिकल अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं, तो हम इन दोनों आर्टिकल को एकदम मिक्स करेंगे। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप अपने आप को कंपेयर करते हो और उस गड्ढे में आप डीप डाउन चले जाते हो। तो हाँ, यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ मीन्स आपका जो मेंटल स्टेटस है या जो मेंटल वेलबींग है वो ओके नहीं है। और हम बात करते हैं इंडिया के मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब जिस तरीके से इंडिया की जो अभी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कंज्यूमरिज्म का बिहेवियर अपना रही है, और जिस तरीके से वो अर्बन लाइफस्टाइल को अपना रही है, और उसकी वजह से जो उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, बिकॉज हो ये रहा है कि हमारी राइट नाउ जो इंडियन यूथ है या इंडियन पॉपुलेशन है वो सक्सेस को इक्वेट करती है मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट से, कि कितने हमने मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हमने एक्वायर कर लिए हैं, कितना हमारे पास में गाड़ी है, बंगला है, घर है। जब आप अपनी सक्सेस को उनसे इक्वेट करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि रियल में आप हैं कौन, रियल में आपका पर्पस क्या है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, जिससे कि आपको ये आइडेंटिफाई कर सके कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। और इस आर्टिकल में, ये इस आर्टिकल की थीम है, मैं थीम डिस्कस कर रहा हूँ, और इस आर्टिकल में बात की जाती है कि किस तरीके से आजकल की जो वर्क प्लेसेस हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि कंप्लीटली प्रॉफिट ड्रिवन हो चुकी हैं, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर आ रहा है, और उस प्रेशर की वजह से जिस तरीके से नंबर ऑफ सुसाइड इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम इन 2 आर्टिकल्स के बात करेंगे, और इनमें से 3 से 4 पॉइंट जो हैं वो हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, बिकॉज इन दोनों आर्टिकल में इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसकी थीम समझें और आप ये समझें कि वो कौन से ऐसे 3-4 पॉइंट हैं जो आप अपने नोट्स में एनरिच कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा सवाल ऐसे में आता है, अगर कोई ऐसे आता है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड में, कि किस तरीके से अभी जैसे सोशल मीडिया वाला सवाल आया था, तो सोशल मीडिया वाला जो ऐसे आया था, आप उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बात कर सकते थे, बिकॉज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे गैजेट्स भी आ जाते हैं, और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहली बात ये होती है, पहली बात हमारी ये है कि जिस तरीके से अभी पास्ट में केसेस देखे गए कि काफ़ी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ या फिर सॉफ्टवेयर वर्कर्स, और आपने रिसेंटली एक न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें एक वन ऑफ द कंसल्टिंग कंपनीज़ की जो एग्जीक्यूटिव थी उनकी डेथ हो गई थी, और उनका रीज़न था इमेंस वर्क प्रेशर, और वो उस इमेंस वर्क प्रेशर के चलते हुए ज़्यादा डिप्रेशन में थी, एंग्जाइटी में थी, और वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और अगर हम लैंसेट की एक स्टडी के बारे में, अगर लैंसेट की एक स्टडी माने, तो अराउंड 197 मिलियन पीपल जो है वो ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन हो, जैसे एंग्जाइटी हो, और सब्सटेंस अब्यूज़, वो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो उनकी हेल्थ को और ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है, बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इंक्रीज्ड सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है, इंक्रीज्ड वर्क प्रेशर। अब इंक्रीज्ड वर्क प्रेशर से क्या क्रिएट हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट हो रही है जिसमें कि लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या फिर एंग्शियस हो रहे हैं, और या फिर इस डिप्रेशन और एंग्शियस से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो इलीगल सब्सटेंसेस हैं उनका अब्यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो अल्कोहल हो, जिस तरीके से लोग जो हैं वो अल्कोहल ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं, ठीक है, और साथ साथ में बाकी इंटॉक्सिकेंट्स का भी सप्लाई करते हैं, तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है। और ये जो पूरी एक साइकिल है, ये पूरी साइकिल को इंडिविजुअल को क्या कर रही है, इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रही है।
और जिस हिसाब से मैंने लैंसेट की रिपोर्ट बताई, ओवर 197 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। अब ये जो वर्क प्रेशर है, ये वर्क प्रेशर इंक्रीज क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, ये वर्क प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा है? वर्क प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, एक तो जब हम अपनी सक्सेस को इक्वेट करने लग जाएंगे, किससे इक्वेट करने लग जाएंगे? मटेरियलिज्म से। मटेरियलिज्म का मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करना है। हम जो अपनी सक्सेस है उसको इक्वेट कर रहे हैं कि हमारे पास में कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ी है, कितने कपड़े हैं। जब तक आप अपनी सक्सेस को मटेरियलिज्म के साथ में, या फिर आप कह सकते हो इसको, आपका जो ये कंज्यूमरिज्म बिहेवियर है, कंज्यूमरिज्म बिहेवियर इज टू बाय मोर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, टू बाय मोर। ठीक है, आपने 2 कपड़े खरीद लिए, फिर आपको 4 कपड़े और खरीदने हैं। आपने 1 गाड़ी खरीद ली, फिर उसके बाद में आपको 1 और गाड़ी खरीदनी है। इसी वजह से, और इसको आप सक्सेस से इक्वेट कर रहे हो कि मैं जितना मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता जाऊंगा, जितना मैं चीज़ें एक्वायर करता जाऊंगा, मेरी सक्सेस उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा डिल्यूजन है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है। और राइटर बोलते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से एरिस्टोटल और प्लूटो ने कहा था, 1 मिनट, जिस तरीके से आपके एरिस्टोटल और सोक्रात ने कहा था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप रियल में कौन है। ठीक है, आपको क्या पसंद है, आपका क्या पर्पस है, और आपके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं। तो उस टाइम पे सोक्रेट ये भी कहते हैं, आपने एक कोड भी सुना होगा, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब अगर यही आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आप कौन हैं, आपका क्या पर्पस है, आप क्यों लाइफ में आए हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं, तो आपने एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जी, और वो एक लाइफ ऐसी नहीं थी जो लिविंग, मतलब जो वर्थ लिविंग थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि वर्क प्रेशर की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम क्या भाग रहे हैं, हम मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, हम कंज्यूमरिज्म की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये है, लोग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, क्योंकि अगेन है तो कंज्यूमरिज्म बिहेवियर ही ना, तो क्या हो रहा है, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और जब वो बड़ी सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो अर्बन लाइफ है, वहाँ की जो अर्बन लाइफ है, वो उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर डालती है। वो अर्बन लाइफ किस तरीके से प्रेशर डालती है? प्रेशर डालती है जिस तरीके से वहाँ पे उन्हें कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे उनको कंपटीशन देखने को मिलता है, जिस तरीके से उन्हें लगता है कि जितने भी वो पैसे कमा रहे हैं एक बड़े टाउन में, वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और फिर उसके बाद में यही अर्बन लाइफ क्या कर रही है, यही अर्बन लाइफ आपको मजबूर कर रही है कि आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए अपने पीयर से। ठीक है, आपको वैलिडेशन चाहिए अपने फ्रेंड से। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अर्बन लाइफ आपको क्या कर रही है, ये आपको अगेन क्या कर रही है, अगेन आपको डिप्रेशन में ला रही है। ठीक है, अगेन मेंटल हेल्थ क्राइसिस लेके आ रही है। ठीक है, अब इस वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से हो ये रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप हो रहे हो आइसोलेट। आप हो रहे हो क्या, आप हो रहे हो आइसोलेट। क्या आप जा रहे हो, आप हो रहे हो आइसोलेट। ठीक है, अब इस आइसोलेशन की वजह से क्या हो रहा है, आइसोलेशन की वजह से आपका जो बॉन्ड है वो लोगों से क्या हो रहा है, वो लोगों से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चाहे से वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे से आपकी फैमिली हो। और अगेन इस आइसोलेशन की वजह से क्या हो रहा है, अगेन यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आप इसे ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी विशियस साइकिल है जिसमें हर एक एस्पेक्ट आपको एंड में ले जा रहा है डिप्रेशन की तरफ और मेंटल हेल्थ की तरफ। तीसरा पॉइंट अगर आप बात करो तो बात करोगे आप किसकी, बात करोगे आप सोसाइटल प्रेशर की। ठीक है, सोसाइटल प्रेशर की। अगेन ये सोसाइटल प्रेशर क्या है, बिकॉज सोसाइटी में आपको पता है अगेन सक्सेस को इक्वेट किया जाता है कि आपके पास में कितने मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास में कितनी चीज़ें हैं, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, आप कौन सी जॉब करते हो, आप कितना पैसा कमाते हो, सब कुछ यही है। और अगेन यही चीज़ जो है वो आप पर प्रेशर डालती है और कनेक्ट होती है यहाँ से। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारी इंडियन सोसाइटी और साथ साथ में एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी, अगर आप इंडियन सोसाइटी के बाहर में दूसरी सोसाइटीज़ में भी देखेंगे तो हमको सेम यही चीज़ देखने को मिलती है। तो ये हो गया इस चीज़ का प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो दूसरा आर्टिकल है वो किस बारे में बात करता है, और फिर उसके बाद में मैं रिलेट करूंगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को कनेक्ट करना है। ठीक है,
अब उसके बाद में चौथा पॉइंट, जो चौथा मैं बोल रहा हूं कि आर्टिकल, जो दूसरा आर्टिकल है वो किस बारे में बात करता है, उसको मैं चौथे पॉइंट में इंक्लूड कर रहा हूं। वो बात करता है जिस तरीके से वर्क प्लेसेस हैं या फिर हमारी कंपनीज हैं, हमारी कंपनीज का सिर्फ एक ही मोटिव है, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, वो एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में नहीं सोचते, वो ऐसे प्रोटोकॉल्स नहीं इम्प्लीमेंट करते जिसमें एम्प्लॉयज़ की मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इकोनॉमिकल वेलबींग के बारे में बात की जाए। उनका सिर्फ एक मोटिव होता है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के चक्कर में ये होता है कि वो बढ़ावा देते हैं हसल और बसल वाले कल्चर को, कि अगर आप 10-10, 12-12 घंटे काम करोगे, आप मेहनत करोगे, तो व्हाट हैपन्स, यू विल ग्रो इन योर करियर। बट आपको ये पता नहीं है कि करियर में ग्रो होने के साथ साथ में शायद उनके पास में उतना करियर ही ना बचे कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाएं। तो ये हसल बसल का कल्चर जो है, ये भी आजकल ज़्यादा यूथ में देखा जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ होती है अफेक्टेड। ठीक है, इस वजह से भी उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। और वर्क प्लेस कंपनीज में अगेन जब आप ये देखते हो, अगेन मैं जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा था कि पीयर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा जब आपकी हायरार्कीज बन जाएगी और आपकी भी इच्छा करेगी कि करियर में ग्रो होना है, इस पीयर प्रेशर से भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इन दोनों आर्टिकल में, जो कि बात करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वजह का रीज़न बन रहे हैं। अब इसमें जो राइटर सॉल्यूशन देते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे अपने अभी वर्क प्लेस के बारे में बात करी, तो पहली चीज़ तो ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में। इसके बारे में, एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में। अब वो एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में कैसे सोचेगा, उनको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितना काम करके दे रहे हैं और वो काम में कितनी क्वालिटी है। अगर वो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे हैं, जो कि क्वालिटेटिव आउटपुट है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। इसमें यह होता है कि आप उनको फ्लेक्सिबल आप उनको स्केड्यूल दें। ठीक है, फ्लेक्सिबल आप उनको स्केड्यूल दें। ठीक है, और ऐसे मैनेजर्स या फिर हायरार्की में ऐसे लोग रखे जाने चाहिए जो कि आइडेंटिफाई कर सकें ऐसे सिग्नल जो कि इशारा कर रहे हों कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है। ऐसे आपको मैनेजर्स या फिर आपको ऐसे हायरार्की में लोग रखने पड़ेंगे जो इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद में एप्रोप्रिएट मेजर्स लें। साथ साथ में आपको उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको साइको सोशल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। या तो आप कोई ऐसा सेल बना सकते हैं, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट या फिर जो थेरेपिस्ट वाले लोग होते हैं उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, अपनी कंपनी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इस वाले और मतलब वर्क प्लेस वाले केस में मोटा मोटा यही निकल के आता है। ठीक है, अब जब मैंने आपसे बात करी कि किस तरीके से अर्बन लाइफ जो है वो आपको क्रिएट कर रही है, वर्क प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा इसको सबसे आसानी से समझने का तरीका ये है कि पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है। ह्यूमन बीइंग अकेला आइसोलेटेड रह के अपने आप से सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर वो अकेला रहेगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो कहीं ना कहीं डिप्रेस फील करेगा, कहीं ना कहीं एंग्शियस फील करेगा, और कहीं ना कहीं उस पर हमें वो स्ट्रेस और वो सिग्नल देखने को मिलेंगे जो कि मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट हो रही है, वो इशारे कर रहे हों। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होइए। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको आएगी माइंडफुलनेस से। जब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप आप हैं कौन, हु एम आई। ठीक है, मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपकी बारे में बात ये होती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगेन जो इस आर्टिकल में मेंशन किया जाता है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, आप कम्युनिटीज़ फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप कम्युनिटीज़ फॉर्म कर रहे हैं जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं। जब आपस में आप लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कॉमन प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, आप हल्का फील करेंगे, एंड उन कम्युनिटीज़ में आप ये भी इंजॉय कर पाएंगे कि सिर्फ काम ही नहीं, काम के अलावा भी काफ़ी
ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। साथ में आप कोई वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, राइट, ठीक है। साथ में आप कोई मूवीज़ देखना जाना प्लान कर सकते हैं। अगेन ये आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिटीज़ का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ में आपके इसमें ब्राज़ील का एग्जांपल दिया जाता है कि जिस तरीके से वहाँ पे कम्युनिटी गार्डन्स को एस्टैब्लिश किया है, इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, जहाँ पे जो लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर लेते हैं, वहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर लेते हैं, और जो बर्डन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आना चाहिए वो बर्डन वहाँ पे नहीं आता है, और उस वजह से वहाँ पे उनके मेंटल हेल्थ क्राइसिस हमें कम देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर प्रेशर हमें कम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। और तीसरा ये चीज़ है कि अगेन कम्युनिटी की बात हो गई, तो आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा बॉन्ड रखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा बॉन्ड रखिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी सक्सेस को इक्वेट मत कीजिए, उसको ये मत मानिए कि मेरी सक्सेस तभी है जब मेरे पास में इतनी गाड़ियाँ होंगी, ये वाली गाड़ी होगी, ये बंगले होंगे, ये सारी चीज़ होंगी, इतनी प्रॉपर्टी होंगी। अगर आप सक्सेस को इसके बाद, तो आप हमेशा इस जो कंज्यूमरिज्म बिहेवियर है या जो मटेरियलिज्म एक फ़िलॉसफी है उसके पीछे भागते रहेंगे, तो एट द एंड आपको लगेगा कि आपकी पूरी लाइफ जो थी वो अनवर्दी थी। और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेंड्स बनाना, फैमिली रखना, फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा रखना, इंजॉय करना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जिसमें आपको मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है जो भी हो सकता है, जहाँ किस तरीके से राइजिंग स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ रही है, किस तरीके से वर्क प्लेसेस हैं, किस तरीके से सपोर्टिव स्पेसेस हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब दूसरा आर्टिकल ये है कि मोदी जी जो हैं वो बायलैटरल टॉक्स रखेंगे जब वो जब वो आसियान इंडिया समिट, अभी कंटेक्स्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो लाओस जा रहे हैं 2 दिन की यात्रा के लिए, जहाँ पे वो आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करेंगे। ये जो आसियान इंडिया समिट है ये 21 है, और जो ईस्ट इंडिया समिट है वो 19 है, और वहीं पे वो बायलैटरल टॉक करेंगे जो भी लीडर्स हैं आसियान के। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो आसियान इंडिया समिट या 19 ईस्ट एशिया समिट हो रही है, इसका बैकड्रॉप क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जिस तरीके से साउथ चाइना सी में, पहली चीज़, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच में हमें टकराव देखने को मिल रही है, जैसे कि पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि चाइना की जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है साउथ चाइना सी में। और आपको पहले से ही पता है कि किस तरीके से चाइना जो है वो अपने क्लेम्स को एग्रेसिवली असर्ट कर रहता है साउथ चाइना सी में, और मोस्ट ऑफ द टेरिटरी को वो अपना टेरिटरी बताता है। और पिछले 1-2 महीने में उन्होंने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड जो वेसल्स हैं उनके साथ में उन्होंने कोलाइड किया, और काफ़ी जो वहाँ पे सिचुएशंस हैं साउथ चाइना सी में एस्केलेट होती रहती हैं, स्पेशली चाइना की वजह से। तो एक तो चाइना फिलीपींस वाला केस है, और दूसरा केस है म्यांमार की सिविल वॉर। अब हुआ ये कि 2020 में इलेक्शंस करवाए गए, और वहाँ पे जो नेशनल लीग डेमोक्रेसी थी, जिनकी लीडर थी ऑन्ग सैन सू की, वो इलेक्ट होके आई और वो लीडर बनी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि 2021 के अंदर जो मिलिट्री जनता थी, उन्होंने ये बोला कि ये इलेक्शन फ्रॉड है, इलेक्शन को रिग्ड किया गया है, और उसके बाद में वो कर देते हैं कूप। और इस कूप की वजह से क्या होता है, ये कूप हो जाता है और मिलिट्री जनता जो है उस टाइम पे रूल करती है। कौन सी मिलिट्री जनता रूल करती है। बट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि म्यांमार के अंदर एक सिविल वॉर चालू हो जाती है, और वो सिविल वॉर का मतलब है एक बहुत लंबे टाइम से एक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है 2 ऐसे ग्रुप्स के बीच में जो कि उसी कंट्री में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सिविल वॉर देखी होगी कैप्टन अमेरिका में, कि जो एवेंजर्स होते हैं उनके 2 ग्रुप बढ़ जाते हैं, और उन दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो रही होती है, एक बहुत ही लंबे टाइम तक एक लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि दोनों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो मिलिट्री जनता जो है एक तरफ से एक ये ऑर्गन है, और दूसरा ये होता है कि मतलब कि कुछ सिटीजन्स ये डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, हमें दोबारा से डेमोक्रेसी को लेके आना है, और हमें जो आपने लीडर्स को डिटेन किया, जो अरेस्ट किया, उनको आप छोड़िए। और फिर उसके बाद में जो भी ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जैसे वो सिविल सर्वेंट्स हों, जैसे वो एक्टिविस्ट हों, वो अपने कुछ लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप बनाते हैं, और वो लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप जो है वो अभी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म कर चुके हैं। और अभी स्पेशली मेनली जो है वो सिविल वॉर, एक तो जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में, एथनिक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस मिलिट्री जनता के बीच में चल रही है।
तो ये आपको मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि ऐसी चीज़ें कभी बार डिस्कस नहीं की जाती हैं बाकी डीएनए के अंदर। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहले ये समझना कि आसियान क्या है। तो आसियान जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, समझ गए, तो इससे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें है कौन कौन, देखो इसको फाउंड किया गया था MTSPI के द्वारा। तो M का मतलब है मलेशिया, T का मतलब है थाईलैंड, S का मतलब है सिंगापुर, P का मतलब है फिलीपींस, I का मतलब है इंडोनेशिया। तो ओरिजिनली इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1967 में, जिसे हम आसियान डिक्लेरेशन कहते हैं या फिर आप बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसे कह सकते हैं। तभी हमने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका मकसद ये था कि हम पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी लेके आएँ, खासकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लेके आएँ इस पर्टिकुलर रीजन में। और इनका मोटो क्या रहता है, इनका मोटो रहता है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो इनका जो मकसद है, इनका जो एम है, वो एम क्या है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, उसको बढ़ाएं, सोशल प्रोग्रेस लेके आएँ, कल्चरल डेवलपमेंट करें, रीजन में जो है वो हमारे पीस और स्टेबिलिटी रहे। फिर हम जब कोलैबोरेट करें तो हम सारे फील्ड्स में करें, चाहे वो इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कल्चरल हो। ये सारे हमारे आसियान के जो हैं, आसियान आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली चीज़ तो ये कि 1967 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। कौन सा है, बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर आसियान डिक्लेरेशन के थ्रू। और इसके 5 ओरिजिनल मेंबर हैं आपके MTSPI दैट इज़ मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है क्या, आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अभी क्या होने वाला है, आसियान जो नेशंस हैं या आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंडिया मतलब इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको क्या होने वाला है, उसको होने वाला है लगभग डिकेड। ठीक है, उसको लगभग एक डिकेड होने वाला है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को क्या किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी 2024 चल रहा है। तो 2024 में क्या हो रहा है, इसको 10 साल होने वाले हैं। तो ये अपग्रेडेशन था लुक ईस्ट पॉलिसी का। ठीक है, अब आप बोलेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। 1991 में जब कोल्ड वॉर होती है और कोल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो इंडिया जो है वो एक अपना बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो कि यूएसएसआर है उसको खो देता है। और उसके बाद में इंडिया ये सोचता है कि अब हमको जो वेस्ट है या जो वेस्टर्न एलीज हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्टर्न नेशन है, उनके साथ में हमें अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ेगा। और इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो ईस्ट की तरफ देखते हैं। तो इसे बोला गया लुक ईस्ट पॉलिसी, राइट। अब इनका मकसद ये था कि जो इंडिया है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करे इस पूरे रीजन के अंदर, और साथ साथ में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसके लिए भी वो काउंटर वेट बने। तो ये 2 रीजंस थे कि लुक ईस्ट पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया था। पहला रीज़न तो ये था कि मतलब यूएस, मोस्टली तो रीज़न यही था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। बट उसके बाद में 2 ये जो हैं उसके एम थे कि इंडिया अपनी जो रीजनल स्ट्रेंथ है उसको बॉल्स्टर करे, उसको स्ट्रेंथन करे, और साथ साथ में वो क्या नाम है, चाइना के लिए काउंटर वेट भी बने, जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप इंगेज करते हो साउथ ईस्टर्न नेशंस के साथ में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, जहाँ पे आप बोलते हो कि इकोनॉमिकली कॉपरेट करेंगे, सोशल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन करेंगे, जो कि नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। ठीक है, अब ये जो है आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उन्होंने बोला है कि अब हम अभी भी हम अपनी जो बेंचमार्क रेट है, बेंचमार्क रेट का मतलब पॉलिसी रेट या फिर आप रेपो रेट जो है वो हम 6.5% पे रखेंगे। लेकिन जो हमारा एक स्टांस था वो अब अकोमोडेटिव से न्यूट्रल आ चुका है। तो हम इसमें ये जानेंगे कि जो बेंचमार्क रेट है, जो रेपो रेट है, उसका क्या मतलब है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि ये बेंचमार्क रेट डिसाइड करती है वो क्या है। ठीक है, और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोजिशन क्या है, और कौन कौन से ऐसे स्टांस होते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास अवेलेबल होते हैं, उन स्टांस का क्या मतलब होता है। और जब भी अगर इन स्टांस में शिफ्ट आता है, जैसे अकोमोडेटिव से न्यूट्रल, न्यूट्रल से हॉकिश स्टांस, तो क्या आपको सेंट्रल बैंक रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या सेंट्रल बैंक आपको सिग्नल देने की बात कर रहा है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में साफ साफ बात है कि दोबारा से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को मेन किया है फॉर द 10th सक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, मतलब अब तक मतलब लगातार जो 10th सक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी, एक के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हो रहे थे, अब तक 10th मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बाद में भी इन्होंने अपनी बेंचमार्क रेट को क्या 6.5% रखा है। तो
पहली चीज़ तो ये है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसे हम कहते हैं क्या, रेपो रेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि रेपो रेट जो है वो 6.5% है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो अनचेंज्ड है ना, जब एमपीसी ने ये डिसाइड किया। अब एमपीसी ने कैसे डिसाइड किया, 5 आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो थे वो लगभग इसी के फैसले में थे कि हमें जो है अभी अपनी रेपो रेट को 6.5% ही रखना चाहिए, ठीक है। और अब इन्होंने बोला कि, और पॉलिसी स्टांस क्या रहा, मैंने जैसे आप बोला कि अकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गया है, और ये फ्यूचर में ये सिग्नल कर रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट में कट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेपो रेट की। तो रेपो रेट जैसे आपको पता है वो रेट होती है जिस पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल लोन्स देता है बाकी बैंक्स को, मतलब कि बैंक्स किस रेट पे बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। इसे रीपर्चेज एग्रीमेंट या रीपर्चेज ऑप्शंस भी कहते हैं। बट इसमें बात ये होती है कि जब भी कोई कमर्शियल बैंक लोन ले रहा हो तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे कोलेटरल सबमिट कराना पड़ता है, और वो सबमिट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है। बट इस एग्रीमेंट के तहत हम ये प्री डिटरमाइन करते हैं कि हम कितना पैसा लेने वाले हैं, कब तक हम इसे लौटा देंगे। जैसे ही पैसा लौटा दिया जाता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बैंक के पास में चली जाती हैं, ठीक है। होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी। और अभी एट प्रेजेंट मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया गया है, क्योंकि जब जब स्टांस को चेंज किया जाएगा, स्टांस ये रिफ्लेक्ट करता है कि अब किस तरीके से आरबीआई हमें सिग्नल दे रहा है या आरबीआई की क्या थिंकिंग चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है उसके पास में एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वो क्वांटिटेटिव हों या क्वालिटेटिव हों, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये काफ़ी सारे ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑप्शंस होते हैं। क्वालिटेटिव में आपके मॉरल सुएशन आ गया, क्रेडिट प्रेशर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी हमारी आरबीआई, वो आपकी स्पेशली प्राइमरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और उनका सेकंड जो गोल होता है, सेकेंडरी गोल जो होता है वो होता है कि ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब जब स्टांस चेंज होंगे तो वो स्टांस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेपो रेट, मैंने आपको बता दिया। अब एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, अब पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसको मैनेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, उर्जित पटेल कमेटी को सेटअप किया गया था, और फिर उसके बाद में 2016 में हमने ये बोला कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो एक बैंड में रहेगा, उस बैंड का विथ होगा 4 ± 2%, या तो मतलब 2 से लेकर 6% तक हमारा इन्फ्लेशन रह सकता है। अगर 2 से कम होता है या 6% से ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। अब मुझे बताइए कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो क्या करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब है मार्केट में पैसा ज़्यादा है, और ज़्यादा पैसा क्या कर रहा है, फ्यू गुड्स को चेस कर रहा है। जब बहुत कम गुड्स को अगर बहुत पैसा चेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, गुड्स कम है, पैसा ज़्यादा है, तो गुड्स की वैल्यू मतलब लगाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। जब गुड्स की वैल्यू ज़्यादा लगाने वाले लोग हैं तो गुड्स के प्राइस बढ़ते जाएंगे, ऐसे महंगाई बढ़ती जाएगी। तो क्या करते हैं जो हमारे आरबीआई हैं, वो आरबीआई भाई साहब पैसा खींचते हैं, ठीक है। पैसा खींचने का मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट्स के जो चार्जेस हैं उसको और बढ़ा देंगे, ठीक है, डिफ़िकल्ट कर देंगे बैंक्स के लिए लोन लेना, जिससे कि जो बैंक्स हैं वो ना क्रेडिट दे सके और ना वो पैसा मार्केट में पहुंचे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना बैंक्स के लिए बोरो करना, जब अगर इन्फ्लेशन का केस है, और मान लीजिए 2% है या उससे कम है, और चाहते हैं, सरकार चाहती है, आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन जो है बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन भी बहुत ज़रूरी होता है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो होता ये है कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कि खुली मनी सप्लाई कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में वो इंटरेस्ट रेट इतने कम कर देगा कि बहुत आसान हो जाएगा बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के लिए या फिर बाकी बैंक्स के लिए लोन लेना, ठीक है। और एमपीसी के जो हेड होते हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान रखना, इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बेंचमार्क रेट और पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करना, और साथ साथ में हम इस तरीके से, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है इन्फ्लेशन को टारगेट करना जो कि इस बैंड में रहे, और सेकेंडरी गोल ये रहता है कि हम इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आ सकें, ठीक है। अब हुआ क्या कि आरबीआई, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
ठीक है, मैंने आपको बोला कि हेड जो है वो तो आरबीआई गवर्नर है, बट ये जो एमपीसी कमेटी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था जब आरबीआई एक्ट 1934 में क्या किया गया, आरबीआई 1934 एक्ट में इसका अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए एमपीसी, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें होते हैं 6 मेंबर, जिसमें होते हैं 6 मेंबर, और उसमें से एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, मतलब जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो ऑटोमेटिकली एमपीसी कमेटी का हेड बन जाएगा। बाकी जो 5 मेंबर्स हैं, मतलब हर एक मेंबर्स के पास में एक वोट होता है, और ख़ास बात यह है कि अगर टाई हो जाए तो आरबीआई गवर्नर के हाथ में होता है कि वो जिस तरफ डिसीजन देगा वही डिसीजन माना जाएगा। होपफुली आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से मैंने बोला, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए अपने प्राइमरी गोल को अचीव करना। उनका टारगेट ये होता है कि एटलीस्ट ये 4 टाइम मिले एक ईयर के अंदर। अब बात करते हैं कुछ पॉलिसी स्टांस की। आपने नाम सुना होगा न्यूज़पेपर में, कई बार आप सुनते हैं अकोमोडेटिव स्टांस, आप सुनते हैं न्यूट्रल स्टांस, आप सुनते हैं हॉकिश स्टांस। तो ये सारे स्टांस क्या हैं? देखिए, अकोमोडेटिव का मतलब ये है, मतलब आप किसी को अकोमोडेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास में बहुत सारी जगह है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपका, अगर हमारे सेंट्रल बैंक का या जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसका अगर अकोमोडेटिव स्टांस है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी टाइम पे मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट को कट कर देंगे। मान लीजिए आज 6.5 इंटरेस्ट रेट, अगर मैं उसको 5.5 पे ले आऊँ, तो जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक्स को देना पड़ेगा जब वो बोरो करते हैं लोन आरबीआई से, तो वो कम देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा पैसा लेंगे, तो वो होती है अकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा वो क्या होती है, वो होती है अकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सप्लाई किया जा सके, उससे डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी तो उससे सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, और इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो अगेन उनको लेबर ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ऑल दिस विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद में बात करते हैं न्यूट्रल स्टैंड। न्यूट्रल का मतलब या तो कट कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है, बट अगेन इसमें इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। अभी देखिए, अभी उस आर्टिकल में ये साफ साफ मेंशन किया गया कि आरबीआई की प्रायोरिटी ये है कि हम इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं इन्फ्लेशन को भी और ग्रोथ को भी। जब ये स्टेटमेंट निकल के आता है, आपको समझ आना चाहिए कि आरबीआई जो है वो न्यूट्रल स्टांस अडॉप्ट कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी यही होती है। ठीक है, और तीसरा है हॉकिश स्टांस। तो इसमें आपको ये बोला जाता है कि भाई साहब इन्फ्लेशन को लो रखिए। ठीक है, प्रायोरिटी इज टू कीप इन्फ्लेशन लो। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा दो कि लोन बोरिंग ना हो सके। ठीक है, होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, नेक्स्ट आर्टिकल ये है, उन्होंने क्या है, उन्होंने 2 हाई प्रोफाइल डील के लिए अप्रूवल दे दिया है। एक है 31 MQ-9B ड्रोन्स, और एक है हमारी सबमरीन्स। ये सबमरीन कौन सी हैं? ये सबमरीन है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जिन्हें हम SSNB कहते हैं। अब आपको सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि जो SSS हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, मतलब ये ऐसी सबमरीन, ऐसी पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहती है, बट ये इनको हीट, इनको इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है वो मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से। मतलब कि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। जिस तरीके से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं, उन जितनी एनर्जी वो जनरेट करते हैं उतनी तो नहीं, बट जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी हीट रिक्वायर्ड है एक सबमरीन को फंक्शन करने के लिए, उतना ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल एनर्जी हीट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम इन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कहते हैं, मींस दे आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर। क्या हमारे पास में अभी कोई ऐसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है क्या? नहीं, हमारे पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। अभी हमने ये प्लान किया है कि जो विशाखापट्टनम में हमारी शिप बिल्डिंग यूनिट है, वहाँ पे इंडियन नेवी जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाएगी। हाँ, हमने पहले रशिया से लीज पे ली थी, उसका नाम था चरक 1 और चरक 2, जो कि अब डीकमीशन कर दी गई है, अब नहीं है। और जो थर्ड हमें रशिया से मिलनी है वो 2 या 3 सालों के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आता है MQ-9B हेल यूएवीज। अब ये जो MQ-9AB हेल यूएवीज हैं, ये हमको कौन दे रहा है? ये हमारी जनरल एटॉमिक्स, USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जनरल एटॉमिक्स, वो जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है, फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स ऑफ द US। ठीक है, वो क्या कर रही है, हमें ये दे रही है। अब ये MQ-9B क्या है? ये ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स क्या हैं? ये ड्रोन्स हैं हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मतलब ये हाई अल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे फंक्शन कर सकते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस है। मतलब ये ओवर 40 आवर्स तक ये फ्लाइट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। तो पहले हम बात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ जो है, ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो ये है, कॉमन सेंस डेवलप करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो इसको जो हेड करेंगे वो करेंगे प्राइम मिनिस्टर। बट इसमें आपको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी मिलेंगे, मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स भी मिलेंगे, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी मिलेंगे, आपको फाइनेंस के भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे की मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे पीएम के साथ में। अगर ये सिक्योरिटी से डील कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी ऐसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उनमें अपॉइंटमेंट भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करेगी, राइट? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करेगी, पहली चीज़। ठीक है, अगर कोई, पहली तो डिस्कस और डिबेट किस पे होगा? जब भी कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करना होगा। दूसरा, कोई भी अगर डिफेंस से रिलेटेड इशू है या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है तो भी यही करेंगे। अगर हमें नेशनल सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है तो भी यही कमेटी काम करेगी। अब जब मैं बात करता हूँ कैबिनेट कमेटीज़ की, तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट कमेटीज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, ये कमिटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और इनको एस्टैब्लिश इसलिए किया जाता है जिससे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका बर्डन कम कर सके। बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर कुछ डिसीजंस जो कैबिनेट कमेटी अपने आप में ले लेगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि यूनियन गवर्नमेंट पे बर्डन कम पड़ेगा। और हमारे पास में 8 ऐसी कमिटीज़ हैं। अब जैसे मैं MQ-9B की बात कर रहा था, तो ये एक ड्रोन है। ड्रोन भी कौन सा? अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, इसमें इसको आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको चलाने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली चीज़। तो ड्रोन अगेन मोस्टली अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही होते हैं। और फिर अगेन हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, सो दे कैन फ्लाई ओवर 40 आवर्स यूजिंग ए सैटेलाइट। और साथ साथ में क्या है, इनके पास में लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, इनके पास में एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल्स भी है। तो इतने खतरनाक और घातक साबित हो सकते हैं ये। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला कि इंडिया के पास में कोई भी SSN नहीं है। किस तरीके से हमारा प्लान चल रहा है कि हम प्रोजेक्ट 75, तो आपको ध्यान रखना प्रोजेक्ट 75 स्पेशली अल्फ़ा। ठीक है, और वैसे अगर कहा जाए तो ये है प्रोजेक्ट 77, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बनाने की। ठीक है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ये हो गया ये। अब ये जो आर्टिकल है, इसमें निर्मला सीतारमन जी ये कहती हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और कुछ उनके यूरोपियन यूनियन के डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन हैं जो कि यूनिलैटरल हैं। मतलब उन्होंने खुद ही अपने लेवल पे डिसाइड कर लिए, उन्होंने कोई एक वर्ल्ड फोरम पे नहीं बैठे, इंटीमेट नहीं किया कि हम ऐसा करने वाले हैं, उसके क्या रेपरकशन हो सकते हैं, किस तरीके से फिर बाद में जो 2 कंट्रीज़ हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड करेंगी। और ये आर्बिट्री भी है, ये रैंडम भी है। अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, एक तरफ है डेवलप कंट्रीज़ जो काफ़ी टाइम से फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन करते हुए अपने आप को डेवलप कंट्रीज़ बना चुकी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बोलो, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म्स में बोलो, चाहे वो मिलिट्री के टर्म्स में बोलो। बट जब हम बात करते हैं इंडिया की, जब हम बात करते हैं इंडिया के आसपास के पड़ोसियों की, तो वो हैं अभी डेवलपिंग फेज़ में, वो हैं अभी ट्रांजिशन फेज़ में। तो ऑब्वियस ही बात है, जो डेवलप कंट्री है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उन्हें जितना फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करना था वो कर चुकी हैं, जितना उन्हें कार्बन एमिशन करना था वो कर चुकी हैं। लेकिन जब हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, तो जब वो ट्रांजिशन कर रही हैं डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन एमिशन इस कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कार्बन एमिशन होना ही पड़ेगा। जैसे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखो, चाहे आप कोल इंडस्ट्रीज़ देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी देखो, तो हमें फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पे यहाँ पे इंडिया में अराउंड 65 to 70% जो हमारा क्या नाम है, पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिक जनरेशन है, वो कोल से आता है। तो आप समझ सकते हो कि हम फॉसिल फ्यूल पे कितने डिपेंडेंट हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे कार्बन एमिशन एट प्रेजेंट ज़्यादा होंगे क्योंकि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो आपको एक तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का ये फंडा समझ में आया। अब इस पे बात करते हैं कि क्यों हमारी जो सीतारमन जी हैं वो इसको यूनिलैटरल और आर्बिट्री कह रही हैं। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसका है। पहली चीज़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, ये यूरोपियन यूनियन का क्या नाम है, एक मैकेनिज्म है। मतलब कि कार्बन का एडजस्टमेंट हो जाएगा बॉर्डर पे ही, सीधा समझ, एक मैकेनिज्म है जिससे कि जो भी कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उनका एडजस्टमेंट हम बॉर्डर पे ही कर लेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, देखिए, अब अगर मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। अगर मान लीजिए जो यूरोपियन यूनियन में एक इंडस्ट्री है
वो जिस भी प्रोडक्ट को बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा वो कम होगा, क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये फॉसिल फ्यूल पे कम डिपेंड करती हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ या नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं करती हैं, पहली चीज़ ये, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें कार्बन एमिशन कम होगा। अब ये कहती हैं कि जो हमारी कंट्रीज़ में जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनसे जितना कार्बन एमिशन निकल रहा है, हम उन्हीं प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जो इतना कार्बन एमिशन को इक्वेट करता हो, हम उन्हीं प्रोडक्ट को अलाउ करेंगे हमारे नेशन में। अगर ऐसे प्रोडक्ट जिनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा है, ठीक है, जिनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा है, तो हम उन पे क्या लगाएंगे, हम उन पे लगाएंगे कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स का मतलब है एक तरीके से हम लगाएंगे टैरिफ। तो अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये ट्रेड में क्या है, ट्रेड में एक बैरियर की तरह काम करेगा, ट्रेड को डिसरप्ट करेगा। तो वही हमारी सीतारमन जी ये कह रही हैं कि आप डेवलप नेशन होकर डेवलपिंग, और मोस्टली ईयू में डेवलप नेशन ही है, तो आप डेवलपिंग कंट्री को कैसे कर सकते हो पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपने मान लीजिए पहली चीज़ तो कार्बन टैक्स लगा दिया, अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे, पहली चीज़ तो इनको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा हमारी कंट्री को, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, अगर ये कोई प्रोडक्ट है डेवलप कंट्री होने की वजह से उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में बना पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम भी उसको क्या कर पा रहे थे, हम भी उसको 100 रुपये में बना पा रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस कार्बन टैक्स की वजह से ये हो गया 130 रुपये का, या मान लीजिए 120 रुपये का। तो जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट उनके कंट्री में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉम्पिटिटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 100 में अवेलेबल है और हमारा प्रोडक्ट 120 या 130 में अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन टैक्स की वजह से हो गया। पहली चीज़ तो एक तो कार्बन टैक्स टैरिफ बैरियर बन रहा है, दूसरा अगर मान लीजिए पहुंच भी गया तो होगा क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी क्या नाम है, डोमेस्टिक कंपनीज के कंपैरिजन में कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर है। ये आपके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कार्बन टैक्स देना पड़ रहा है जो भी कार्बन एमिशंस एमिट हो रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर नेशन, ईयू के जो नेशंस हैं, वो जिस प्रोडक्ट को जितने कार्बन एमिशन में बना रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा कार्बन एमिशन में हम बनाते हैं तो जितना कार्बन एमिशन लगा है उसके इक्विवेलेंट हमें पैसा देना पड़ेगा, जिसे हम कार्बन टैक्स कह रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। अब यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन ये है कि पोस्ट 2024 डिफॉरेस्टेशन, मतलब मान लीजिए 2024 के बाद में हमारी जैसी कंट्री किसी एक पर्टिकुलर लैंड में डिफॉरेस्टेशन करती है और वहाँ पे प्लांटेशन करती है, वहाँ पे कॉफ़ी उगाती है, वहाँ पे टी उगाती है, वहाँ पे रबर उगाती है, और उन रबर और टी और कॉफ़ी को अगर वो क्या नाम है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में इंपोर्ट करती है, तो ये देखा जाएगा कि क्या डिफॉरेस्टेशन किया गया था, और अगर किया गया था तो अगेन इस पर टैक्स लगेगा। तो ये तो इन्होंने खुद ने अपने हिसाब से बना लिया। और क्यों बनाया, क्योंकि इनका टारगेट है नेट जीरो एमिशन का, हमारा टारगेट 2070 का है, इनका टारगेट 2050 का है, ठीक है। तो अब क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसका मकसद ये है कि हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करें। अब आप बोलोगे कैसे, जब यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी वो डेवलप कंट्री है तो उसमें कार्बन जो है वो रिड्यूस तो हो ही रहा है। ऐसे कि जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है, जो भी इंपोर्टर्स के द्वारा इंपोर्ट किया जाएगा, जब सामने वाली कंट्रीज़ को ये पता चलेगा कि जितना हम प्रोडक्ट में कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगी, वो ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे कि वो कार्बन एमिशंस को कम कर सकें। तो अगेन सबसे पहला क्या हुआ, कार्बन एमिशंस को कम कर लिया, और फिर ऐसे प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन के मार्केट में आएंगे जिनका कार्बन एमिशन कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, एक तो अपने लेवल पे भी कार्बन एमिशन कम कर लिया, और एक जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनका भी कार्बन एमिशन कम कर दिया। राइट, समझ में आया, ये है। तो मतलब ये पॉलिसी टूल है जिसमें कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, और जो भी मतलब अब कार्बन एमिशन कब होगा, ऐसे प्रोडक्ट के होगा ना जब आप नॉन फॉसिल फ्यूल यूज़ करोगे, जैसे हमारा आयरन स्टील एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ होंगी, ये मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। तो अगर हम ये फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और 2026 की शुरुआत से तो ये टैक्स 20 से 35% हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ ट्रांजिशनिंग फेज में चल रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, को कंसेप्ट में समझा चुका हूँ। ये जो है ये क्या है, ये ईयू का एक प्रोग्राम है, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ध्यान रखिएगा, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का पार्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ईयू का ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, कार्बन टैक्स लगता है, और क्या होता है, रिड्यूस करना है हमें कार्बन एमिशन। तो बस ये ध्यान रखना। तो इसके तहत यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि हम ग्रीन हाउस गैस को एटलीस्ट बोल रहे हैं कि हम 55% तक कम कर सकें बाय 2030।
और उसका लेवल क्या है, 1990 का जो लेवल था उसका 55% हम कम कर चुके हैं 2030 तक। ये इनका मकसद है। और इनका मकसद ये भी है कि हम क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करें, और जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कार्बन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, उनको हम क्या करें, उनको हम कम से कम अपने बॉर्डर के अंदर आने दें। ठीक है, ये सारी चीज़ है। अगेन इनका मकसद यही है कि नॉन ईयू जो कंट्रीज़ हैं उनको एनकरेज करना कि आप ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे आप डीकार्बनाइज कीजिए, आप कार्बन को रिमूवल कीजिए। ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही है। और अगेन इनके पास में रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि यूरोपियन जो जब टैक्स लगाएंगे तो उनके पास में पैसा आएगा, जब उनके पास में पैसा आएगा तो वो क्या कर पाएंगे, जो भी उनके क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर वो पैसा लगा पाएंगे। ठीक है, अब ईयू क्या है, ईयू में आपको पता है कि 27 कंट्रीज़ हैं। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर्स का। प्राइमली ये सारे के सारे लोकेटेड हैं यूरोप के अंदर, है ना। और पर्पज़ इसका यही है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, ठीक है, साथ साथ में प्रमोट करें कॉपरेशन को, इंटीग्रेशन को, और एनहेंस करें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस यूरोपियन यूनियन में। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिरी 2 आर्टिकल्स की, जो कि बात करता है आपके मेंस एनरिचमेंट से। मतलब इसमें प्रीलिम्स की न्यूज़ भी निकल के आएगी, बट किस तरीके से आप इस फैक्ट को यूज़ कर सकते हो जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे है, या फिर आप जब GS1 में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो, है ना, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, GS3 में एनवायरनमेंट में बात कर रहे हो। तो हुआ ये है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। तो पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट है नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। ये बाइनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको रिलीज़ करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की ये है कि ये सारे थ्रेड्स को कंपाइल करता है जो कि वाइल्ड लाइफ के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट हो रही है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे थ्रेड्स को इसमें इंप्लीस करता है। साथ साथ में इसमें यह भी कहा जाता है कि हमें सिग्निफिकेंट कलेक्टिव एफर्ट लेने पड़ेंगे अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन को कम करना चाहते हैं। और साथ साथ में इसमें एक रिपोर्ट का और मेंशन है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा रिलीज़ की जाती है, और इसमें बताया जाता है कि प्लांट का स्टेटस क्या है। जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 35,000 पॉपुलेशन जो है वो इंक्लूड की जा चुकी है 1970 से 2020। शार्पेस्ट डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, और फिर उसके बाद में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, इस तरीके की। और इसमें जो थ्रेड्स इंपॉर्टेंट मेंशन किए गए हैं वो है कौन कौन से, वो है हैबिटाट लॉस। ठीक है, मतलब जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की जब उसकी हैबिटाट नहीं रह पा रही, वो हैबिटाट हो सकती है कि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो चुका है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वहाँ पे पहले हीट कम हुआ करती थी, वहाँ पे हीट बढ़ चुकी है, यहाँ पे पहले हीट ज़्यादा थी लेकिन अब कम हो चुकी है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हैबिटाट लॉस हो रहा है उसकी वजह से एक तो थ्रेट है, जिस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब जो एक एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है हम ह्यूमंस को और एनिमल्स को सस्टेन करने की, जब वो ब्रीच हो जाती है तो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन की। जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और इन्वेजिव स्पीशीज़ भी जो हैं वो कई बार इन स्पीशीज़ के लिए थ्रेट साबित होती हैं। क्यों थ्रेट साबित होती हैं कि जो रिसोर्सेज इनके लिए अवेलेबल होते हैं उसमें इन्वेजिव स्पीशीज़ जो क्या करती हैं वो अपने उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं। और डिजीज़ेस तो आपको पता ही है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पूरे एक एरिया को कंप्लीटली स्वाइप कर सकती है। सारे के सारे फैक्टर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, और एक मिनट WWF के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक तो वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मोर देन 100 कंट्रीज में ये है। ठीक है, क्या है ये, लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मोर देन ध्यान रखिएगा, मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर ये है। इसको 1961 में सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका मकसद है कि हम नेचर को कंजर्व करें। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और कौन सी रिपोर्ट थी, कोई बता सकता है मुझको, है नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब एक बहुत ही दुखद खबर, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, ना हमारे देश के लिए, बस खास पूरे वर्ल्ड के लिए, कि जो रतन जी टाटा हैं वो एट द एज ऑफ 86 ही हैज़ पास्ड अवे। ठीक है, ही हैज़ पास्ड अवे, और काफ़ी टाइम से वो बीमारियों से जूझ रहे थे। और जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में
वहाँ पे इनका देहांत हुआ। और पीएम मोदी जी, राजनाथ सिंह और काफ़ी ऐसे लोगों ने इनके जो डेथ है उस पर कॉन्डोलेंसेस दिए, इनकी फैमिली को, फ्रेंड्स को शोक जताया, ठीक है। एंड दे ऑल वर सैडेंड अबाउट इट। पीएम मोदी ने साफ साफ ये कहा कि ये एक विजनरी लीडर नहीं थे, ये एक आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग थे, कंपैशनेट सोल थे। राजनाथ सिंह ने इनको टाइटन बताया व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्रीज़, और जिस तरीके से इन्होंने मॉन्यूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में। तो आप इनको एक तो ऐसे की केस स्टडी में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि इनके किस तरीके से वैल्यूज़ रहे। वैल्यूज़ लाइक इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन आप बोल सकते हो नैनो का इनोवेशन, जैसे सक्सेसफुल हो या ना हो इनोवेटिव तो थे, ठीक है। फिर उसके बाद में लीडरशिप बोल सकते हो, जिस तरीके से इन्होंने 20 साल से ज़्यादा टाटा ग्रुप को क्या किया, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। और आपको बता दूं कि जब तक ये चेयरमैन रहे तो जो प्रॉफिट था वो जो रेवेन्यू था वो 40 टाइम्स बढ़ा, और जो प्रॉफिट था वो 50 टाइम्स बढ़ा, ठीक है, वो 50 टाइम्स बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में एक बार क्या हुआ था, एक नैल्को कंपनी है, उनके जो शेयर हैं वो 2% तक आ चुके थे मार्केट शेयर में, बट जब ये आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20% तक लेके गए। तो ये दिखाता है इनका करेज भी, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप फिलंथ्रोपिस्ट की बात करते हो तो इन्होंने काफ़ी फंड्स दिए हैं एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एनिमल वेलफेयर में। और मैं आपको बता दूं लगभग 65% जो इनका क्या नाम है वेल्थ है, जो इनके मार्केट शेयर हैं, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, वो जाता है चैरिटी के अंदर। तो आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको फिलंथ्रोपिस्ट में भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। और एक तरीके से हमने क्या करा है, हमने एक जेम खो दिया है, और अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया था। ये भारत रत्न डिज़र्व करते हैं और इन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर इनको भारत रत्न डेफिनेटली मिलेगा। तो होपफुली बस यही सारी की चीज़ें हैं। और इनका एक ड्रीम है, इनका एक ड्रीम, इन्होंने ये कहा था कि जब इंडिया वो ड्रीम अचीव कर लेगी तो शायद मैं नहीं होऊंगा। और इनका ड्रीम ये था कि इंडिया में हर एक के पास में एवरीवन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू सक्सीड। और इनका हमेशा से ड्रीम रहा है कि किस तरीके से मैं लोगों की लाइफ को बेटर कर सकूं, मैं किस तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकूं, और किस तरीके से मैं क्या नाम है उनको इंश्योर कर सकूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच कि आप अभी तक जुड़े रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, है ना, कोई भी सजेशन हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको डीएनए पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करता है और आपको लगता है कि ये किसी और की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही रेगुलर डीएनएज और रेगुलर जो लेक्चर्स आते रहते हैं इस चैनल पे, अगर आप उनकी नोटिफिकेशन चाहते हैं, आप उनसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी अगेन एंड हैव अ नाइस डे।